और इस वक्त गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां इंसेफेलाइटिस को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है। एनेक्सी भवन में अधिकारियों के साथ सीएम ने यह बैठक की और थोड़ी देर में वेयर हाउस का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चूंकि वो 2 दिन के गोरखपुर दौरे पे हैं और इन 2 दिन आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इससे पहले उन्होंने जनता दरबार लगाया था, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी, तिरंगे के साथ सेल्फी ली थी और अब थोड़ी देर में वेयर हाउस का वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं। तो इंसेफेलाइटिस को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। तो थोड़ी ही देर में वेयर हाउस का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पे हैं, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। हरेंद्र इस पे ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता गोरखपुर से। हरेंद्र, मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा आज दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा करके पूर्वांचल की जनता की समस्या सुनी है। उसके बाद हर घर तिरंगा के अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगा लहराकर सेल्फी लेकर के लोगों को संदेश देने का काम किया है कि 1 सप्ताह से चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी लोग सहभागिता बने, अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। मंदिर से निकलने के बाद एनेक्सी भवन पहुंचे, जहाँ पर इंसेफेलाइटिस जैसी भयावह बीमारी को खात्मे को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक करने के बाद उस पर नीति बनाई गई है कि आखिरकार किस तरह से खात्मा किया जाए और वहां से उनका काफिला निकल चुका है कार्यक्रम स्थल के तरफ, जो गोरखपुर से 17 किलोमीटर दूर मोचीराम अड्डे पर स्थित वेयर हाउस भवन का लोकार्पण करेंगे। उस कार्यक्रम में बस चंद समय बाद ही पहुंचेंगे और लोकार्पण करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि जब गोरखपुर आते हैं तो जनता दर्शन लगा करके जनता की समस्या सुनकर संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते नजर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आज उन्होंने किया है और लोगों को निर्देश भी दिया है कि जनता की समस्याओं का निस्तारण जांच पड़ताल करने के बाद किया जाए। अधिकारियों ने सहमति जताते हुए उन पीड़ितों के न्याय के लिए अपने संबंधित अधिकारी को लगा दिया है। बहुत शुक्रिया हरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा उनके कार्यक्रम पे, हम फिर आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। खबर लखनऊ से है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 22 अगस्त को मथुरा दौरा है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र की बैठक करेंगे संघ प्रमुख। वृंदावन के केशव धाम में आरएसएस प्रमुख यहां बैठक करेंगे और 3 दिवसीय प्रवास पर मथुरा पहुंचेंगे मोहन भागवत। तो आरएसएस प्रमुख लोकसभा चुनाव से पहले यूपी और उत्तराखंड के प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां 1500 फीट लंबा तिरंगा रैली निकालेंगे छात्र। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर दिखाएंगे हरी झंडी और रमाबाई अंबेडकर मैदान के मुख्य गेट से ये रैली निकलेगी। बीबीएयू पर होगा रैली का समापन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे और बीबीएयू सभागार में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो बीबीएयू पर रैली का समापन होगा और समापन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। मनीष मिश्रा इस पे ज्यादा जानकारी लखनऊ से हमारे संवाददाता देंगे। मनीष, लखनऊ में ये जो तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी है, क्या किस तरह की खासियत इसकी रहेगी? चूंकि 1500 फीट लंबा तिरंगा रैली जो है ये निकालने की तैयारी की जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, आपको तिरंगा यात्रा को लेकर पूरे देश में उत्साह है, उस पर लखनऊ पीछे नहीं। और आज से ही इसकी शुरुआत भी चुकी है। सुबह भी जो आपका चिन्हट का जो इलाका है लखनऊ का, वहाँ पर भी निकाली गई थी। अब आप तो मोहनलालगंज के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंडल के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय के नायक साथ पूरे मोहनलालगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो सभी क्षेत्रों में, सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और बता दें कि जिस तरीके से पिछले हमने देखा था कि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा का जो बनाया गया था, अब हर घर तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा को फिर से बनाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं एक उत्साह के साथ इसको पूरा देश में मनाया जा रहा है। इसके चलते ही प्रदेश में, प्रदेश की राजधानी में भी तमाम जगह पे तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जी
बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। तो सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर इसे हरी झंडी दिखाएंगे और रमाबाई अंबेडकर मैदान के मुख्य गेट से ये रैली निकलेगी। और लखनऊ से खबर है, जहां अंग्रेजी मीडियम परिषदीय स्कूलों में हिंदी में पढ़ाई होगी। 15,000 अंग्रेजी मीडियम परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी हिंदी और 5 साल पहले हिंदी विषय को पढ़ाने की व्यवस्था हुई थी। कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर खोले गए विद्यालय नहीं पूरा कर सके उद्देश्य। और 15,000 अंग्रेजी मीडियम परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी हिंदी और 5 साल पहले हिंदी विषय को पढ़ाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर खोले गए विद्यालय नहीं पूरा कर सके उद्देश्य, यानी जो संकल्प था। एसके वाजपेयी इस पे ज्यादा जानकारी देंगे लखनऊ से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी। 15,000 अंग्रेजी मीडियम परिषदीय विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाएगी, जो संकल्प 5 साल पहले लिया था वो पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से करीब 5 साल पहले ही ये व्यवस्था की गई थी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो परिषदीय विद्यालय हैं उनके शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाए, उसके स्तर को बढ़ाए। जिस तरीके से कॉन्वेंट कॉलेज अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, उस तरीके से परिषदीय विद्यालयों के बच्चे भी पढ़ सकें। हालांकि इस पूरी व्यवस्था को लेकर 15,000 विद्यालय 3 चरणों में, मतलब करीब एक साल के गैप पर 15,000 विद्यालय खोले गए थे, जहां पर सभी विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी में जिस तरीके से कॉन्वेंट कॉलेजों में होती है उस तरीके से कराई जा रही थी। क्योंकि अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, साथ ही साथ जिस उद्देश्य के लिए कॉलेज खोले गए थे वो उद्देश्य भी पूरा नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात ये थी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़कर आ रहे थे, कक्षा 6 से आगे की शिक्षा के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो कॉन्वेंट कॉलेजों की तर्ज पर अपनी आगे की एजुकेशन पूरी कर सकें। जिस वजह से ऐसे गरीब बच्चे जो इन परिषदीय विद्यालयों में जाते थे, अगर वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर कक्षा 5 पास भी हो जाते थे तो उसके बाद उनको आगे हिंदी मीडियम की ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। हालांकि इन तरीके से अब इनको पढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक बड़ा झटका उस पूरी व्यवस्था को है जो कि एकेडमिक तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आई थी, जिसमें कोशिश की गई थी कि गरीब बच्चे जो कॉन्वेंट कॉलेजों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो सरकारी परिषदीय विद्यालयों में भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, शिक्षकों समेत सभी तैनात। ठीक, बहुत शुक्रिया इसके बाद इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। और अब देहरादून का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। अपना जीवन निछावर करने वाले उन अमर शहीदों को भी मैं नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और मैं कहना चाहता हूं कि जब जब भी मैं ऐसे अवसरों पर आता हूं तो मुझे लगता है कि जब भी मैं आप सबका सम्मान करता हूं तो मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ये शुभ अवसर भगवान की कृपा से मुझे मिला कि इतने महान लोग जिन्होंने अपने परिवार के, किसी ने बेटे को खो दिया, किसी ने पति को खो दिया, किसी ने भाई को खो दिया, उन सभी को सम्मानित करके मैं स्वयं को सम्मानित महसूस करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी जो उनकी एक सोच है, दूरदर्शी उनका नेतृत्व है, उसके कारण से आज हमें ये वीरों की वंदना करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने देश की माटी के खातिर अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपने परिवार को छोड़ा है, अपनी मां की ममता को भी छोड़ा है। रक्षाबंधन आ रहा है इसलिए मैं कह सकता हूं अपनी बहन की राखी को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते सीमा पर जाकर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हम सब की रक्षा के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रण है कि 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे और 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम अंग्रेजों द्वारा थोपी गई इस मानसिक गुलामी से भी आजाद होकर रहेंगे, यह भी उन्होंने प्रण लिया है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के इस अमृत काल में देशवासियों के लिए जो पंच प्रण दिए हैं, वे प्रण है देश की
रक्षा करने वाले शहीदों का सम्मान, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्रण, भारत की समृद्ध विरासत पर गर्व एवं उसका संरक्षण करने का प्रण तथा देश की एकता और अखंडता को अक्षुत रखने का प्रण, जिनका अभी आप सब लोगों ने मेरे साथ यहाँ से शपथ ली है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आज तक हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रत्येक अभियान को, मैं कहूंगा वैसे तो पूरे देश के अंदर उनके द्वारा जो भी अभियान प्रारंभ किए, जो भी उन्होंने संकल्प लिए, वो सिद्धि को प्राप्त हुए। लेकिन उत्तराखंड के अंदर हमारे वीर सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने, हमारी माताओं बहनों ने हमेशा अपने प्रत्येक अभियान को संपूर्ण सहयोग एवं समर्थन दिया। उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि मेरी माटी मेरा देश नामक इस महाअभियान को भी पूरे प्रदेश के अंदर संपूर्णता से सहयोग प्रदान प्राप्त होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्र तभी बनता है जब उसके नागरिकों के मन में अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा एवं अपने सामर्थ्य को पूर्ण विश्वास एवं गर्व का भाव होता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार हर भारतीय के मन में यह विश्वास और यह भाव उत्पन्न कर रही है। यानी कि आज भारत के हर भारतवासी के मन में एक विश्वास जागृत हो गया है। चाहे हमारे आज देश के लिए वीर जवान हो, पहले के समय में आप देखते थे जो सीमाओं पर हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हैं। 24 घंटे बर्फ पर खड़े होकर, धूप में खड़े होकर, बरसात में खड़े होकर मां भारती की रक्षा को समर्पित रहते हैं। अगर कोई गोली आती थी, हम सबको याद होगा, कोई गोली आती थी तो गोली का जवाब देने के लिए उनको पूछना पड़ता था, आदेश लेना पड़ता था, और आदेश आने में महीनों बीत जाते थे, सालों बीत जाते थे, लेकिन वो आदेश लौटकर नहीं आता था जो एक कंपनी से रक्षा मंत्रालय होते हुए पता नहीं कहां कहां तक जाता था। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री का दायित्व जब से उन्होंने संभाला, अब देश की सीमाओं पर खड़े हुए हमारे सैनिकों को अगर कोई गोली आती है तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से कोई आदेश नहीं लेना पड़ता है, बल्कि अब गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है, हमारे सैनिक करते हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि वीरों की बात कर रहे थे गणेश जी, उसको दोबारा से कह रहे थे कि 75 सैनिक, 75 वीर हमारे कारगिल के युद्ध में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन देश का कोई भी युद्ध हो, हर युद्ध में उत्तराखंड के वीर शहीदों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है, हमेशा बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया है। इसलिए हमारी देवभूमि के साथ साथ ये वीर भूमि भी है जहां हम रहते हैं। हमने हमेशा माना है देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों से सर्वश्रेष्ठ है। मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूं, इसलिए मैं जब भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं तो मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि मैंने बचपन से सेना को देखा है, सेना के साथ मेरा जीवन आगे बढ़ा है। मैं एक सैनिक के परिवार से, एक सैनिक की गतिविधि से और उसके परिवार में होने वाले जो कष्ट होते हैं, जब लड़ाई लगती थी, हम लोग छोटे छोटे होते थे, उस समय किस प्रकार का माहौल होता है। एक सैनिक का बेटा, एक सैनिक की बेटी अपने पिता से मिलने के लिए किस प्रकार व्याकुल होती है, किस प्रकार अपने पिता से लिपटना चाहते हैं, किस प्रकार से आलिंगन करना चाहते हैं। लेकिन वो मैं समझता हूं कि कई बार कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको संपूर्ण जीवन भर ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। ये सारा का सारा जो दृश्य है ये मैंने महसूस भी किया है, मैंने इसको जिया है, मैंने देखा है। इसलिए मैं जब भी आप सबके बीच में आता हूं और ऐसे अवसर पर आता हूं तो बलिदानियों की
और जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया गया, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तो मेरी आंखें हमेशा नम हो जाती है। मैं उस समय भावुक हो जाता हूं और बहुत बार मैं सोचता हूं, क्योंकि कई बार हमने देखा है आसपास दूर दराज नातेदार रिश्तेदार कितने व्याकुल होते हैं जब किसी सैनिक का पार्थिव शरीर उसके घर आ रहा होता है, और वह भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई बार कई दिन लग जाते हैं। और उन 5 दिनों 6 दिनों तक किस प्रकार की स्थिति उस परिवारों में होती है, यह सब हमने नजदीक से देखा है। अभी प्रेम भाई कह रहे थे, तो निश्चित रूप से इन्होंने भी बहुत सही चित्रण यहां पर किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से सेना न केवल पहले से ज्यादा सक्षम और सशक्त हो रही है, बल्कि उसकी यश और कीर्ति संपूर्ण विश्व के अंदर फैल रही है। हर प्रकार से आज सेना भी हमारी तेजी से केवल एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में जिस तेज गति से बढ़ रही है। एक समय था कि हमारा एक बहुत बड़ा जो बजट था वो केवल रक्षा के आयात में लग जाता था। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के कारण, दूरदर्शी सोच के कारण से अब आयात की जगह हम निर्यात में तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी सेना और हमारे रक्षा के उपकरण अब दूसरे देशों को भी निर्यात किए जा रहे हैं। जहां हमारी सेना आज सेना के आधुनिकीकरण पर बल दे रही है, वहीं दूसरी ओर सैनिकों और उनके परिवारों को मिल रही सुख सुविधाओं के प्रति भी विशेष रूप से उसकी चिंता कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सैनिकों के साहस और मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। यही कारण है कि आज हमारे सैनिकों का मनोबल भी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।